हाथ। मैजिस्ट्रेट महोदय एक अपराध कांड पर अपना मत व्यक्त कर रहे थे। अपने मत के समर्थन में वे प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन उनके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन लगता था। पेरिस की महिलाएं विशेष रूप से इस कांड से भयभीत थीं। इसलिए मैजिस्ट्रेट महोदय की बातों को महिलाएं ही विशेष रूप से ध्यान देकर सुन रही थीं। मेरे जीवन में ऐसा ही एक कांड, जिसका रहस्य कभी उद्घटित नहीं हुआ और जिसे हमें मजबूर होकर भूल जाना पड़ा, पहले भी आ चुका है। अच्छा, तो फिर हमें उसके बारे में अवश्य बताइए, एक स्वर में सब महिलाओं ने कहा। मैं उन दिनों अजोकियो में मजिस्ट्रेट था। वहां आने वाले ज्यादातर मामले बदले की भावना से संबंधित होते थे। बदले की यह आग कभी कभी ऐसी भड़कती थी कि पूरे वंश का ही नहीं, पूरी बस्ती का सर्वनाश कर देती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले इन बदलों के झगड़ों में अमूमन निर्दोष व्यक्ति, बूढ़े, बच्चे और महिलाएं मारे जाते थे। प्रतिशोध की ये घटनाएं उस शहर में रोज ही होती रहती थीं। एक दिन किसी ने मुझे एक अंग्रेज के बारे में बताया, जो खाड़ी के किनारे एक बंगला किराए पर लेकर वहां अपने फ्रेंच नौकर के साथ अकेला रहता था। वह कभी शहर में नहीं जाता था और अपना सारा फालतू समय निशानबाजी और मछली मारने में लगाता था। लोग उसके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाते थे। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक भगोड़ा अपराधी है। कुछ लोग कहते थे कि वह ब्रिटेन में एक बड़ा नेता था, उसे राजनीतिक कारणों से वहां से भागने को बाध्य होना पड़ा था। सब उसे सर जॉन रॉवेल कहते थे। उससे बातें करने का अवसर मुझे कई दिन बाद तब मिला जब मैंने उसकी आंखों के सामने अपनी राइफल से एक तितर को मारा। उसे वह मृत तितर भेंट करते हुए उसे क्षमा याचना की। उसने क्षमा याचना बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार की। वह खट्टा कट्टा और खुश मिजाज आदमी था, लेकिन मुझसे अपने बारे में खुलकर बातें करने में न जाने क्यों कतराता था। उसके संकोच के बावजूद मैं उसके निकट आने के लिए प्रयत्नशील रहता था। एक शाम उसके बंगले के आगे से गुजरते हुए मैंने उसे अपने बाग में एक कुर्सी पर बैठे पाइप पीते देखा। जब मैंने हाथ हिलाकर उसका अभिवादन किया तो उसने मुझे अंदर आने और उसके साथ बियर पीने के लिए आमंत्रित किया। मैंने बिना किसी हिचक के उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बियर पीते पीते उसने मुझे बताया कि वह काफी दिनों से फ्रांस और क्रोएशिया में रहा है और ये दोनों देश उसे बेहद अच्छे लगते हैं। आपने विश्व के किन किन देशों का भ्रमण किया है? मैंने पूछा। भारत और अमेरिका के अलावा मैं अफ्रीका से भी भली भांति परिचित हूं, उसने बड़ी सादगी से मुझे बताया। फिर मुस्कुराकर अपनी ओर से कहा, इन देशों में बहुत से एडवेंचर हुआ थे मेरे साथ, लेकिन उन एडवेंचरों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, इतना जरूर कहा कि उसे शेर, हाथी, गुरीला और हिपोपोटामस का शिकार करना खासतौर पर बहुत पसंद है। इन खतरनाक जानवरों का शिकार करते समय आपको डर नहीं लगता? मैंने पूछा। नहीं, बल्कि मेरा अनुभव यह है कि आदमी से ज्यादा खतरनाक प्राणी और कोई नहीं है। यह कहकर वो जोर से हंसा। फिर उसने हथियारों की बातें शुरू कर दी और मुझे वह स्थान दिखाया जहां वह अपने हथियार रखता था। हथियार दिखाते समय उसने मुझे यह कहकर चौंका दिया कि इन हथियारों से मैंने खतरनाक जानवरों के अलावा खतरनाक आदमियों का भी शिकार किया है, और अपनी आदत के मुताबिक उसने आदमियों के शिकार के विषय में कुछ भी नहीं बताया। हम दोनों जिस हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, उसमें रखा काले रेशम का एक पर्दा बार बार मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा था। इस पर्दे पर सुनहरी रेखाओं में कुछ फूल अंकित थे, लेकिन मेरा ध्यान उन फूलों पर नहीं, उस पर्दे पर टंगे एक साफ सुथरे कंकाल के हाथ पर केंद्रित था। यह हाथ लोहे की चैन द्वारा पर्दे से जकड़ा हुआ था। यह हाथ किसका है? मैंने पूछा। यह मेरे सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन का हाथ है। मैं इसे अमेरिका से लाया था। मैंने एक तलवार से इस हाथ को उसके शरीर से जुदा किया था। चकमक पत्थर से खाल को अलग करके इस हाथ को मैंने एक सप्ताह तक धूप में सुखाया था। हाथ को देखते ही लगता था कि वह किसी असाधारण रूप से शक्तिशाली आदमी का हाथ है। कंकाल रूप में भी वह देखने वाले आदमी को एक बारगी सन करने के लिए काफी था। तलवार से इसे उस धड़ से जुदा करने वाले सर जॉन रोवेल
के मन में तलवार चलाते समय प्रतिहिंसा की कैसी आग भड़की रही होगी, मैं कल्पना करने लगा। मैंने कहा, आदमी बहुत तकड़ा रहा होगा। हाँ, सर रवेल ने शांत और संयत स्वर में कहा, लेकिन मैं उससे ज्यादा तगड़ा साबित हुआ। उसका हाथ काटने से पहले मैंने उसमें लोहे की ये चेन डाल दी थी जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मगर चेन की क्या जरूरत थी? मैंने पूछा। इसलिए कि वह भाग न जाए। बिना चेन के ये हाथ भागने की कोशिश कर सकता था। सर रवेल का स्वर अभी भी शांत था। मैंने उसे आश्चर्य से देखा। क्या यह आदमी पागल है या मजाक कर रहा है? इसके बाद मैंने उससे 2-3 बार ही मिला। 1 वर्ष बाद नवंबर की एक सुबह को मेरे नौकर ने मुझे जगाकर सूचित किया कि सर रवेल की हत्या हो गई है। आधा घंटे बाद पुलिस अफसरों के साथ उसके बंगले में उपस्थित था। उसका फ्रेंच नौकर रो रहा था। पुलिस को उस पर संदेह हुआ, लेकिन पूछताछ के बाद यह संदेह शेष नहीं रहा। काफी प्रयत्न के बाद भी पुलिस को हत्यारे का पता नहीं चला। सर रवेल हॉल में पेट के बल मृत पड़े थे। उनकी फटी पोशाक से स्पष्ट था कि हत्यारे के साथ उनका जमकर झगड़ा हुआ था। पुलिस डॉक्टर ने शव परीक्षा के बाद कहा, किसी ने गला घोंटकर उनकी हत्या की है। होठों पर 5 छेद हैं जो लोहे के से भेदक दांतों से किए गए लगते हैं। शायद किसी कंकाल ने उनका गला घोंटा है। यह सुनकर मैं सिहर उठा। उस पर्दे को खोजा जिस पर लोहे की चेन से कंकाल हाथ जकड़ा हुआ था, मगर वह हाथ वहां नहीं था। डॉक्टर ने शव के जबड़ों में फंसी एक कटी हुई उंगली निकाली जो शायद गायब हुए हाथ की ही लगती थी। वह हाथ जो बंगले में कहीं नहीं था। फ्रेंच नौकर ने पुलिस को जो बयान दिया वह भी हैरत अंगेज था। उसने बताया, पिछले 1 महीने से मालिक बहुत परेशान रहते थे। उनके पास इस बीच कई पत्र आए जिन्हें उन्होंने पढ़कर जला दिया था। कभी कभी वे रात को उठकर चेन से बंधे कंकाल को हंटर से मारा करते थे। उनकी हत्या के बाद वह हाथ न जाने कहां गायब हो गया। मैंने भी पुलिस को हाथ के बारे में वह सब कुछ बताया जो सर रवेल ने मुझे बताया था। पुलिस ने सारे शहर में हाथ की खोज की, मगर हाथ का कोई पता नहीं चला। वह कमबख्त मुझे सपनों में आकर महीनों तक डराता रहा। कभी कभी तो वह मुझे दिन में भी दिख जाता था। 3 महीने बाद पुलिस को वह हाथ सर रवेल की कब्र के पास पड़ा मिला। उसकी एक उंगली गायब थी। तो यह है उस हाथ की कहानी। देखिए, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। देवियों की हालत देखने लायक थी, मगर अभी वह कहानी खत्म कैसे हो सकती है? अभी ये तो पता चला ही नहीं कि हत्या किसने और कैसे की। महिलाओं में से किसी ने प्रश्न किया। मेरा यह ख्याल है कि हाथ के मालिक की मौत नहीं हुई थी और उसने वापस आकर शेष रह गए हाथ से सर रवेल से बदला लिया था। मगर यह सब कैसे हुआ, ये बताना मेरे लिए कठिन है। ये कैसे हो सकता है? देवियां चिल्लाकर बोली। मैं जानता था कि मेरी सफाई से आपको संतोष नहीं होगा, मैजिस्ट्रेट ने मुस्कुराकर कहा। महिलाएं मेरे इस उत्तर से खामोश रह गईं।